बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, एक नए दिन का आगाज़ कर चुके हैं या करने वाले हैं। दोनों सूरतों में हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। दिस इज़ अ ब्रांड न्यू एंड लाइव एपिसोड ऑफ एक्सप्रेसो एंड आई एम इमरान हसन और मैं हूँ हिना आदिल। रोज़ की तरह आज भी आपके लिए बहुत सारी खबरें, अपडेट्स हैं हमारे पास, चाहे वो मौसम के हवाले से हो या फिर सियासत के मैदान से, क्योंकि आपको अपडेट रखना हमारा काम है। इसके अलावा आप कर भी क्या सकती हैं? आप कोई नाश्ता करा सकती हैं, कोई आप क्या करा सकती हैं? एक्सरसाइज करवा सकती हैं। हमें देखते हुए कर रहे हैं वो नाश्ता, अभी चाय का कप लेकर बैठे हैं और हमें देख रहे हैं। कभी कभी सोचता हूँ कि क्या आप लोगों को हम ज्यादा बुरे तो नहीं लगते कि हम अलग सुबह आ जाते हैं, सारा दिन भी खबरें चलती है, शाम को भी चलते हैं और सुबह सुबह भी हम देने आ जाते हैं। हम बुरे नहीं लगते, नहीं लगते, हम अच्छे लगते, बड़े अच्छी खबरें और बुरी भी देते हैं, लेकिन वो तो हमारा काम है आप तक पहुंचाना खबरों को। लेकिन फिर भी हम आज भी आगाज में अच्छी खबर, हमारी क्वालिटी ये कि हम तल खबरें बड़े खुशगवार चेहरों के साथ पहुंचाते हैं। सो आवर जॉब इज अ बिट डिफरेंट। खैर, हमारी दुआ है कि अल्लाह करे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, पॉजिटिव गुजरे और आज के दिन भी कुछ अच्छा जरूर कीजिए, ऐसा जरूर कीजिए जो आपको कल जिस पे आपको फख्र हो के मैंने आज ये किया था। सो स्टार्ट कर लेते हैं जी। क्या है हमारे पास सबसे पहले जनाब? ओलंपिक्स के मैदान से खबरें हैं और हमारे लिए अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान मेडल के लिए जो हमारी वाहिद उम्मीद है अरशद नदीम, उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पेरिस ओलंपिक्स में अब तक दीगर शामिल जो तमाम पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं उनका सफर पहले राउंड में खत्म हो गया था, मगर अब ये बड़ी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान के जो स्टार जेवलिन थ्रोअर हैं उन्होंने जेवलिन थ्रो में मेडल की उम्मीदों को बरकरार रखा है और इब्तदाई राउंड में अरशद नदीम ने 86.59 मीटर लंबी जो थ्रो करके फाइनल में अपनी जगह बनाई है। और गुज़िश्ता ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट भारतीय जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा भी फाइनल में जगह बना चुके हैं जनाब, रिवायती हरीफ भी हैं। उन्होंने 89.34 मीटर की थ्रो करके फाइनल तक ये रसाई हासिल किया। और अगर बात की जाए 36 में से 12 एथलीट्स ने फाइनल में जगह बनानी थी मेडल के लिए। जेवलिन थ्रो का फाइनल 8 अगस्त को होगा। 8 अगस्त को होगा। और इससे पहले आपको बताया साउथ एशिया का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं वो जेवलिन थ्रो को लेकर। अरशद नदीम 90+ मीटर्स की थ्रो की है। कल उनकी थ्रो इतनी दूर नहीं गई, लेकिन इतनी दूर चली गई कि फाइनल में ले गई उनको। उनसे ऊपर भी 2 प्लेयर्स थे जिन्होंने उनसे बेहतर थ्रो की। हम उम्मीद करते हैं कि जब अरशद फाइनल में कंटेस्ट करेंगे तो बेहतर थ्रो करेंगे और इंशाल्लाह अपने ही रिकॉर्ड को दोबारा से ब्रेक करेंगे। भाई, हमारी बहुत सारी नेक तमन्ना इस हीरो के लिए। और आपको याद ही होगा जब इसी स्टूडियो में यहीं पे हमने अरशद से आपकी मुलाकात भी करवाई थी और हमने रमजान था और ढेर सारे दिल खोल के सवालात किए थे, खासतौर पे कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद जो अरशद की परफॉर्मेंस थी। अरशद इंजरी के साथ खेलते रहे, एक पुराने से जेवलिन के साथ खेलते रहे। अब तो खैर उनको एक सपोर्ट बहरहाल हासिल है, हुकूमत भी उनके पीछे है, उनके पास स्पॉन्सरशिप भी बड़ी अच्छी है और सबसे बढ़कर पाकिस्तानियों की दुआएं भी हैं कि कोई इकते गोल्ड मेडल ले आए। इससे पहले हॉकी के अलावा हम सिर्फ बॉक्सिंग के अंदर एक हमारे हुसैन साहब थे जो कि गोल्ड मेडल लेकर आए थे और एक ब्रॉन्ज मेडल हम पहले लेकर आए थे। सो इट्स बीन लॉन्ग, और वो भी आई एम टोल्ड कि इट्स पैरा ओलंपिक्स जिसमें हमें मिला था। सो इट्स बीन लॉन्ग। अल्लाह करे हमें गोल्ड मेडल जीतें या कोई भी मेडल जीतें, कम से कम पाकिस्तान के हिस्से में कुछ तो है आउट ऑफ 7 पीपल। तो इस नेक तमन्ना के साथ हम ये भी एक हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के सियासी हालात ठीक हों, जिसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद भर नहीं आती। इस पर हमने बात करी इन डिटेल्स आज की बड़ी खबर में। जनाब, मखसूस नशस्तों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से जो हलचल मची हुई है, हुकूमत इलेक्शन एक्ट में तरामीम लेकर आई, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली से बिल मंजूर करवाया गया और फिर सेनेट से बिल मंजूर करवा लिया गया। अपोजिशन नेशन ने शदीद नारेबाजी की, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। तहरीक इंसाफ ने इसे सुप्रीम कोर्ट पर हमला करार दिया और चेयरमैन PTI ने इस अदालत में चैलेंज करने का भी ऐलान कर दिया है। लेजिस्लेशन हो रही है, ये न सिर्फ रूल्स के खिलाफ है और न सिर्फ ये कानून के खिलाफ है, बल्कि ये सरीहन आईन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। सबसे पहली बात तो ये कि ये सारी की सारी कोशिश सिर्फ यही है, जिस तरीके से फॉर्म 47 को चेंज करके इन्होंने अपनी हुकूमत बना ली है, इसी तरीके से इस मरतबा ये कोशिश कर रहे हैं कि रिजर्व सीट्स वमेन की और माइनॉरिटी के सीट इनको ले लें। अब ये ऐसी खींचातानी है जिसमें फिर मामला लगता है अदालत में जाएगा और फिर आई डोंट नो, आई मीन लग ऐसे ही रहा है। खैर, आजम नज़ीर तारड़ साहब जो कि हर कानून साजी को अब डिफेंड करते नजर आते हैं और इससे पहले जब हुकूमत में नहीं थे, हर कानून साजी को कहते थे कि आइन की रूह के खिलाफ है। उन्होंने कहा है आइन की रूह के बिल्कुल ऐन मुताबिक है, चूँकि हम है ना हुकूमत में, हम तो करने वाले हैं। हुकूमत कानून साजी के जरिए अगर कोई भान था भी उनके मुताबिक उसको हुकूमत क्लियर कर चुकी है। जिस जमात ने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया, उसने मुकर्ररा वक्त में फहरिस्त ही जमा नहीं कराई, उसको मखसूस नशिस्तें कैसे दे दें भाई हम? ये ऐसा भी आजम साहब ने कहा, जरा उन्हीं की ज़बानी सुनिए उन्होंने क्या कहा।
कानून साज बारहा कह चुका हूँ, इस मुवक्कर और मुअज़्ज़ज़ ऐवान का प्रेरोगेटिव है, इख्तियार है, और ये कानून साजी आइन की रूह के ऐन मुताबिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये आइन की रूह के ऐन मुताबिक है। ये स्टैंडिंग कमेटी को रेफर हुआ था और वहाँ से स्टैंडिंग कमेटी ने इसको सर क्लियर करके भेजा, वहाँ पे ये सारे मौजूद थे और उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। मैं ऐवान से दरख्वास्त करूँगा कि इस अमेंडमेंट को रिजेक्ट किया जाए। तो जनाब पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने भी इलेक्शन एक्ट का दिफा करते हुए ये कहा कि इलेक्शन एक्ट बिल किसी अदालत के खिलाफ नहीं, ये बिल लोटोक्रेसी को ख़त्म करने पार्टी से वफादार ऐसे मुतालिक है कि अदालत की तर्जुमानी ना करे। जो पार्टी पार्टी खेलने का सिस्टम है, इसको बंद करने के हवाले से है। कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी ये पार्टी, शुरू होने से पहले ही खत्म करने का बंदोबस्त हो चुका है। कल वैसे बड़ी स्पाइसी स्पीच थी आपने शाजिया मरी की। पीपल्स पार्टी के लोगों का बहरहाल ये खासा है कि दे आर गुड इन लाइक स्पीचेस और अपना नैरेटिव जो है ना उनका पहुंचाने में बड़े एक्सपर्ट है। खैर जी, आपने आपको मोटा मोटा बता दिया इस वक्त कि क्या सूरत हाल है और मौक़िफ़ भी तीनों जमातों का आपके सामने आ गया, तीनों जमातों का आ गया। ठीक है, गिला ना क्या करें। अब हमारे पास सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वो भी ओबियसली न्यूट्रल तज्ज़ियाकार हैं, माजिद निज़ामी साहब। उनसे हम ज़रा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब वो इस सिचुएशन को किस जानिब जाता देखते हैं, क्योंकि बहरहाल जो तज्ज़ियाकार की राय है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर एज़ कम्पेयर टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यूज़ स्टोरी। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं जी? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस जी। आपके सामने सिचुएशन तो है ही, जारी बात है, हमसे ज़्यादा ही आप कीनली देख रहे होंगे। अब वो बात आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल जिसे कहते हैं ना फिर दोबारा से मैदान सज रहा है और मुझे लगता है कि वो राह हमवार हो रही है एक बार फिर टू नॉक द डोर्स ऑफ कोर्ट इस कानून साजी को लेकर। तहरीक इंसाफ का अपना नैरेटिव है जिसमें वो कहते हैं कि शायद आइन और कानून की बात नहीं मानी जा रही जिसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की है, जबकि हुकूमत कहती है कि आइन की रूह के ऐन मुताबिक है जो हम कर रहे हैं। योर टेक ऑन दिस? जी, ये हुकूमत की तैयारियां उस वक्त जोर पकड़ गई जब सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट जारी किया और इस इख्तलाफी नोट के अंदर उन्होंने कुछ बुनियादी निकात उठाए और उन पॉइंट्स की बेस के ऊपर मुस्लिम लीग नून को और हुकूमत को इस चीज का मौका मिला कि वो अपना ये बिल लेके आए। बिल की तैयारी तो पहले से मौजूद थी, इसकी शिकों पे बात हो रही थी, इसकी टेक्निकलिटीज डिस्कस हो रही थी, लेकिन उसको सामने नहीं लाया जा रहा था। तो वो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का जब इख्तलाफी नोट आया है तो उससे हुकूमत को एक सहारा मिला है कि जिसके अंदर उन्होंने कुछ सवालात उठाए हैं। बाद अब जब हुकूमत ने ये तरामीम कर दी है तो ये तीनों तरामीम बहुत अहम इसलिए हैं कि एक तो पार्टी चेंज नहीं की जा सकती दोबारा। अच्छा, अब ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे के बिल्कुल मुतसादिम है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में हैं या आजाद थे वो अपना हलफनामा देके तो पीटीआई में आ सकते हैं। फिर इसी तरह जो दूसरी तरमीम मुतारिफ करवाई है कि जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि अगर आप पार्टी सर्टिफिकेट इलेक्शन से पहले नहीं जमा करवाते तो बाद में आपको कोई इस तरह की फैसिलिटेशन नहीं दी जाएगी। अब अगेन ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे ये कंट्राडिक्टरी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हुकूमत ने ये तय कर लिया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको इतनी आसानी से इम्प्लीमेंट नहीं होने देना। तो इस तरीके से क्या अदालती फैसले को गैर मौसर कर सकती है हुकूमत? माजिद निज़ामी साहब जी, ये नुक्ता इसलिए काबिल गौर है कि क्या अदालती फैसले के बाद होने वाली कानून साजी माजी के वाकयात के ऊपर भी अमल दरामद के काबिल होगी या नहीं होगी, ये वो सवाल है कि जिसका अभी जवाब मौजूद नहीं है। इस पे 2 राय हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हुकूमत ऐसा कर सकती है और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये कानून साजी जिस दिन बिल पास होगा उस दिन से आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में जो वाकयात होंगे उनके ऊपर अमल दरामद होगा। इसलिए फिर मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाता लग रहा है। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त पार्लियामेंट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से मौजूद है, ये सबसे बड़ा मामला है कि वो एज ए तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में आना चाहते हैं, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इजाजत दी है और हुकूमत नहीं चाह रही। तो डेफिनेटली इसके ऊपर एक दफा फिर मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी। अच्छा, इस सारे अमल के दौरान एक लफ्ज हम सुनते थे, आपने भी पढ़ा होगा और हमने भी पढ़ा और सुना, जमहूरी रवायात।
उस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आइन भी इजाज़त देता था, इसके तहत इस टर्म के तहत कानून और आइन इजाज़त देता था, लेकिन वो महज इसलिए नहीं की जाती थी कि हमारी जमहूरी रिवायत नहीं। और आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि पार्लियामान के बहुत सारे उमूर जो हैं वो जमहूरी रिवायात की बुनियाद पर चलाए जाते हैं कि हमारी एक रिवायत है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर कोई मेंबर कौमी असम्बली उनकी डेथ हो जाए तो जारी इजलास उसी वक्त मुलतवी कर दिया जाता है, और ऐसी कई और रिवायात है कानून साजी वगैरह को भी लेकर। इस सारे अमल के अंदर जमहूरी रिवायात कहाँ पे हैं? 2018 के बाद मुझे ऐसे लगता है कि मादूम हो गई हैं। पहले तहरीक इंसाफ ने बहुत सारे थोक के हिसाब से बिल्स मंजूर करा के उसकी धज्जियाँ उड़ाई और लीगल ऑर्डर्स के जरिए नाव कोई कसर पीडीएम और पीएमएलएन नहीं छोड़ रही। तो आने वाले वक्त के अंदर जब हम अपनी डेमोक्रेसी की तारीख देखेंगे या लिखेंगे, इन इक़दामात को, इन कानून साजियों को कैसे देखा जाएगा माजिद निज़ामी साहब? जी, ये बड़ा दिलचस्प नुक्ता इसलिए है कि ये जो आपने टाइम पीरियड का तज़किरा किया, इसके अंदर मेरा ख्याल है कई रवायात को बदला गया है। और जिस तरह आपने तहरीक इंसाफ के दौर में ऑर्डिनेंस की बात की, वो बिल्कुल दुरुस्त है। हमने ये भी देख लिया कि पंजाब असम्बली के 2-2 इजलास होते रहे, हालांकि ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए था। फिर पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। अब हर मामले में सियासतदानों ने चूंकि अदलिया को खुद ये इख्तियार और मौका दिया है कि वो उसमें असरअंदाज हो और अपने फैसले हैं, तो इससे मामला मजीद बिगड़ गया है। तो इसलिए मुझे असर नहीं आता कि आइंदा कोई इस तरह की जमहूरी रवायात के हवाले से हमारा पार्लिमानी मुस्तकबिल को रोशन है। अच्छा, एक और इसमें नुक्ता है बड़ा अहम, जैसे कि इससे पहले हिना ने सुप्रीम कोर्ट की बात की, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए अब इस फैसले को इस कानून साजी के मुताबिक करना आसान होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो नजरिया ज़रूरत पे बिलीव नहीं करती, उसका तो काम आइन की तशरीह करना है और कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, अच्छे मार्जिन से वो फैसला दिया, अपनी समझ बूझ के मुताबिक दिया, और फिर उसके बाद अब ये जो सूरत हाल बन रही है, सुप्रीम कोर्ट के लिए कितना मुश्किल होगा इन केस अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है ये फैसला? चूंकि आपको याद होगा चीफ जस्टिस और दीगर सीनियर जज साहिबान हर मामले में ये कहते रहे हैं कि ये काम तो पार्लियामेंट का है, आप कानून साजी करें, हमारे पास आ जाए। खान साहब को भी उन्होंने कहा था कि आपने उस वक्त कानून साजी क्यों नहीं की, अगर आप कहते हैं कि आपको अब मसाइल हो रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? जी, सुप्रीम कोर्ट का मामला अब जिस तरह हमने कल देखा कि वजीर कानून का जो स्टेटमेंट आया कि ये पार्लियामेंट का राइट है, तो हम ये राइट 17 लोगों को नहीं दे सकते कि वो कानून आइन की तशरीह पावर डालें। इससे लग रहा है कि हुकूमत फुल कन्फ्रंटेशन के मोड में है। और हम इससे पहले देख चुके हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जब पंजाब में इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया तो वो टाइमलाइन भी डिस्कस हो गई, हर चीज हो गई, लेकिन वो इलेक्शंस नहीं हो सके, जो कि अदलिया के किरदार पर, उनकी अथॉरिटी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस टाइम भी कुछ ऐसा होने जा रहा है कि जिसमें हुकूमत है कि वो अदलिया को एक दफा फिर मुंह तोड़ जवाब दे और उनको ये बताए कि आपके पास जो अथॉरिटी है वो नहीं है, एग्जेक्टिव की ताकत जो है वो हमारे पास है। तो इसलिए तो माजिद निज़ामी साहब, इसी पर जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो यही कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट इस गैर कानूनी और गैर आइनी जो है ये कानून साजी है, बदनीयती पर मबनी कानून साजी है, इसको ज़रूर मुस्तरद करेगी। और पार्लियामान, उन्होंने कहा सुप्रीम ज़रूर है मगर आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने ही करनी है। तो पार्लियामान की कानून साजी, इससे जो आइन की तशरीह है वो ख़त्म नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, ये ट्राइएंगल का जो मसला है ये इसलिए चल रहा है कि पहले हमने देखा है कि तारीख में रियासत, अदलिया एक तरफ होते थे और एक कोई पार्टी जो निशाने पे होती थी। अब ये 3 रुखी मामला बन गया, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया सेम पेज पे नहीं है, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है। और ये तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है कि चूंकि 2 बड़े इदारे एक दूसरे के सामने आ चुके हैं, तो इसलिए फिर इस लड़ाई के अंदर जो तीसरी पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसका फायदा हो रहा है। तो अभी भी ये लगता है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से या आइन और कानून में तरामीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो कोई रिलीफ देने के मूड में नहीं है। तो इसका डेफिनेटली फायदा तहरीक इंसाफ को ही होगा, क्योंकि जब ये बात या पिटीशन दोबारा जाएगी कि आपके फैसले पे अमल दरामद नहीं किया जा रहा, तो ये बात फिर सुप्रीम कोर्ट में ही एक दफा फिर डिस्कस होगी। अच्छा माजिद साहब, उमूमी केसेस के अंदर आपको मालूम ही है कि अगर कोई फैसला होता है तो जज
फैसला देते हुए ये देखते हैं कि क्या उस वक्त ये कानून मौजूद था। इवन जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फैसले हैं जिस पे उन पे तनकीद की गई, तो उन्होंने फिर उसकी वजाहत की कि उस वक्त ये कानून मौजूद नहीं था जब ये फैसले किए गए, कुछ पुराने फैसले। अब जब ये कानून साजी की गई है, इसके ऊपर तरमीम की गई है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इससे पहले आया है, तो क्या ये चीज़ भी इम्पैक्ट कर सकती है और तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को तक़वियत दे सकती है कि जब ये कानून साजी नहीं की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त फैसला दिया, लिहाजा पहले ये इम्प्लीमेंट होगा? जी बिल्कुल, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। उसकी वजह ये कि ये बड़ा अजीबोगरीब और मज़हका खेज सा पॉइंट है कि जिसमें हुकूमत एक फैसले के बाद कानून साजी कर रही है। तो ये जो टाइमलाइन है वो उस तरह से मंतकी अंदाज से समझ नहीं आती कि एक फैसला जब हो चुका है तो उसके बाद कानून साजी करने का क्या मतलब है। लेकिन इस चीज को अब हुकूमत की जानिब से भी अदालत में साबित करना पड़ेगा। लेकिन अमूमी राय यही है कि अगर फैसला पहले हो चुका है और उसके बाद कोई कानून साजी की जाती है तो डेफिनेटली फैसला पहले इम्प्लीमेंट होगा और उसके बाद कानून साजी। मिसाल के तौर पर जो तारीख है 7 अगस्त जिस दिन बिल पास हुआ है, या आज अगर वो होता है तो वो उसके आगे उसको लेके चला जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में कुछ वजन है इस हवाले से। ठीक। अच्छा, और ये जिस तरह से कल अभी हम बात ही कर रहे थे कि शाजिया मरी साहिबा की जो डिबेट थी वो बड़ी सुनने के काबिल थी। वो कहती हैं कि ये बिल जो है वो लोटाक्रेसी ख़त्म करने के हवाले से है। तो माजिद निज़ामी साहब, जब ये लोग खुद यही काम कर रहे होते हैं और इसी तरीके से ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला जारी होता है मेंबरान की, तो तब ये चीज़ें इन्हें याद नहीं आती, और जब किसी और जमात की बारी आती है या अपोजिशन की बारी आती है तो ये सब चीज़ें याद आ जाती हैं। जी, ये पाकिस्तान की सियासी जमातों का अलमिया है कि अपोजिशन में जब वो होते हैं उस वक्त उनका पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ होता है। जब वो हुकूमती बेंचेस पे आके बैठ जाते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू अक्सर बदल जाता है। तहरीक इंसाफ के मामले में भी हमने ये देखा, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के बारे में भी हमने ये देखा। और ये बात लोटाक्रेसी की जाती है तो डेफिनेटली जो सिंध हाउस की मीटिंग्स थी उनको फिर आप कहाँ पे रेट। तो ये मामला है कि अगर इस वक्त कोई आदमी हुकूमती बेंचेस पर मौजूद है तो अफसोसनाक बात यह है कि उसका मौक़िफ़ उसके अकॉर्डिंगली होता है। लेकिन वो जैसे ही अपोजिशन बेंचेस पे आते हैं उनकी ज़बानों हमारे पास वो न्यूज़ के अंदर ना हमारे पास उसकी भी इस्तिलाह मौजूद है निज़ामी साहब, वो है मुल्क के वसी तर मफाद। मुल्क के वसी तर मफाद में फिर आपको मालूम है कि फैसले होते हैं। चलिए थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ते हैं। एक तो हम पार्लियामान से निकल के उस ताकत की तरफ आते हैं जो पार्लियामान बनाती है, यानी कि अवाम जो कि ताकत का असल सरचश्मा है हमारे आइन के मुताबिक। उसके हुकूक बहुत बुरे तरीके से न सिर्फ सल्ब हो रहे हैं बल्कि उसके ऊपर इस वक्त एक जालिमाना किस्म का एक निज़ाम मुसल्लत है। ख़ास तौर पे अगर हम बिजली के बिलों की बात करते हैं या एक टैक्सेशन की बात करते हैं, एक ऐसा जालिमाना निज़ाम है जो कि न सिर्फ आवाम को दबाए जा रहा है बल्कि कहीं पे उसका ख्याल कर भी नहीं रहा और कहीं पे आवाम को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। ख़ास तौर पे मेरा इशारा बिजली के बिलों की तरफ है। तो मौजूदा जो एहतजाज हो रहे हैं जी, ख़ास तौर पर जमात इस्लामी एक स्टेप उसने लिया है और कल मैंने अमीर जमात इस्लामी को सुना, वो कह रहे हैं कि हम प्रोसीड करेंगे, हम हड़ताल की कॉल भी देंगे और जो करना पड़ा करेंगे। आप इस सूरत हाल को किस जानिब जाता देख रहे हैं? क्या हुकूमत इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ कर पाएगी, कुछ रिस्पॉन्स दे पाएगी? बिल्कुल, इस हवाले से हुकूमत को सोचना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अभी जो एक हालिया सर्वे आया है जिसके अंदर बड़े होशरुबा इंकशाफात हैं, वो ये है कि शहरों की मिडिल क्लास नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके हवाले से एक सर्वे किया गया जिसमें 74% अफराद ने यह कहा है कि वो महीने के अखराजात पूरा करने के लिए या तो वो किसी से कर्ज लेते हैं या वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं या फिर वो घर की ग्रोसरी आइटम्स जो हैं उनकी खरीदारी में कमी लेके आते हैं। तो इस तरह से उन्हें अपना महीना गुजारना अलार्मिंग मेरा ख्याल है नंबर है कि जिसके अंदर ये सारी बात की गई है। और ये बड़ा एक कैलकुलेटेड और साइंटिफिक सर्वे है कि जिसमें उन्होंने तमाम बड़े शहरों की जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको टारगेट किया है। तो जब हम इसको देखते हैं और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कई खबरें हैं बिजली के बिलों के हवाले से, लोगों की खुदकुशियों की, चीजें बेचने की, तो उसके बाद फिर हमें लगता है कि गवर्नमेंट को इस सेक्टर में कहीं ना कहीं जरूर रिलीफ देना चाहिए। उसकी वजह ये कि अगर रिलीफ नहीं देंगे तो ये बेचैनी मजीद बढ़ेगी। अब इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं जमात इस्लामी के धरने के साथ। तो जमात इस्लामी का धरना भी किसी मजहबी बुनियाद पे नहीं बल्कि इस अवामी बुनियाद पे है, जिसकी वजह से उन्हें सच्चाई मिल रही है कि बिजली के हवाले से जो अवाम का मौक़िफ़ है उसको सुना जाए। इसको जो कैपेसिटी की जा रही है उनका हल निकाला जा सकता है। आप उनसे वो बिजली लें
और वो आप इंडस्ट्रीज को दे दें, क्योंकि आप उसकी ऑलरेडी पेमेंट तो कर रहे हैं। तो ये इस चीजें हुकूमत को डेफिनेटली करना पड़ेंगी, अदरवाइज ये मामला। और चूंकि तस्करा अपोजिशन का है, तो असल अपोजिशन तो असेंबली में जमात इस्लामी नहीं है, उनकी तो नुमाइंदगी नहीं है। असल अपोजिशन तहरीक इंसाफ है, और तहरीक इंसाफ से माँ से वाए अडयाला 804 और हमारी हुकूमत, हमारी सीटें, इसके अलावा हम कुछ नहीं सुनते। वी हैवंट सीन इन लास्ट 4-5 मंथ्स कि वो रोड्स पे निकले हों, उन्होंने आवाम को इस मकसद के लिए गैदर किया हो कि आपके बिल ज़्यादा आ रहे हैं, आप पे IPPs की ज़ालिमाना पॉलिसीज़ मुसल्लत हैं, आपकी जेब से पैसा IPPs के अमीरों को जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं कर रहे वो तो। तहरीक इंसाफ की अपोजिशन को आप माजिद साहब कैसा रेट करते हैं? जी, असूलन तो ये होना चाहिए था कि जिस दिन गवर्नमेंट बनी है उसी दिन तहरीक इंसाफ अपनी शेडो कैबिनेट लेके आती और लोगों को इस काम पे लगाया जाता कि वो हर मिनिस्ट्री के हवाले से चेक एंड बैलेंस रखें, उसकी जो खामियां हैं उनके हवाले से रिपोर्ट्स दें, अपने उस हवाले से वाइट पेपर्स लेके आए, सजेशंस दें। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बयानबाजी हो रही है, जेल की मुलाकातों का गर्मा गर्म अहवाल सुनाया जाता है। तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को अब इन चीजों से आगे बढ़ते हुए जो रियल इश्यूज हैं उनके ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। उनके पास अच्छे खासे MNAs हैं कि आप 50% MNAs को एक पॉलिटिकल बयानबाजी के ऊपर रखें, लेकिन 50% लोगों से आप एटलीस्ट ये काम ले सकते 100% से एक ही काम न कराएं और शख्सी जमात से अब एक सियासी जमात बन जाएं, ये आप कह रहे हैं। ठीक है माजिद साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके तज्जिए के लिए और आपकी राय के लिए। माजिद निज़ामी साहब सीनियर तज्जियाकार अपनी राय दे रहे थे मुल्क के मुख्तलिफ मामलात के ऊपर। तहरीक इंसाफ अवामी हक के अंदर अच्छी अपोजिशन करने में नाकाम रही है। अवामी मसाइल अगर इस वक्त कोई जमात उठ कर आती है तो वो जमात इस्लामी है, और उसका मौक़िफ़ है कि हम किसी भी सूरत इससे पीछे नहीं हटेंगे जब तक आवाम के लिए मुतालबात, और मुतालबात में ज़ाहिर बात है जो बिजली के बिल है उसकी ज़ालिमाना एक तकसीम है लोगों के ऊपर। लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, हर तबका परेशान है। कल तो मैंने एहसन इकबाल साहब को कहते सुना, जो वफाकी वज़ीर है, कि मेरा बिल बहुत ज़्यादा आ गया। तो बस वो मुझे पुराने हमारे वज़ीर आज़म याद आ गए, कहते इस तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, न वज़ीर आज़म का होता है, ना वज़ीरों का होता है। तो ऐसी कितने जाइए, क्या होगा, आवाम किधर जाए। इसके साथ ही एक्सप्रेसो में वक्त हुआ एक ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि आगे आपके लिए बहुत जी। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक्सप्रेसो हीरो से, जिनकी मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बन्नू से ताल्लुक़ रखने वाले ये जो पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान में मिस्त्रियों के साथ मजदूरी करते रहे और आज अगर बात की जाए तो मुत्तहिदा अरब अमारात में एक फैक्ट्री में मुलाजमत कर रहे हैं। मगर उनका टैलेंट और रनिंग का जुनून इस मुकाम पर ले आया है कि UAE में होने वाले अल्टीमेट एथलीट्स रेस नाइट में इन्होंने मुसलसल 3 घंटे में 5 मुख्तलिफ नौयत के मुकाबलों में हिस्सा लिया और तमाम मुकाबलों में 5 मेडल्स जीतकर दुनिया भर से आए एथलीट कोचेस को हैरत में मुब्तला कर दिया। बिल्कुल, 3 घंटों में 5 डिफरेंट इवेंट्स, 5 डिफरेंट मेडल्स। और जब आप इनकी कहानी सुनेंगे तो आप कहेंगे कि वाह क्या कहानी है। आमीन, आप फिर क्यों पीछे हैं? आप अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है इनके पास, एक लेबर सेक्शन के अंदर रहते हैं, उसके बावजूद वेरी पार्टिसिपेटेड तो छा गए। हबीब इनका नाम है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इसी हवाले से बात करते हैं। हबीब, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा दिल से आपको वेलकम करना चाहता हूँ। लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, जिस तरीके से आपने परफॉर्म किया, जिस तरीके से आपने ये मेडल्स जीते, इस कारकर्दगी के बाद कैसा लग रहा है? सबसे पहले ये बताइए। हाँ सर, बस अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। मैंने ये कंपटीशन किया, मैं उधर गया तो मैं बहुत खुश हो गया। जब मैंने वो ट्रैक देखा तो मैं हैरान हो गया, ये किस तरह ट्रैक है, मैंने तो इस तरह ट्रैक कभी देखा भी नहीं था। जब मैं उधर पहुंचा तो बहुत अजीब अजीब से ट्रैक है उधर, तो मैं बस हैरान हो गया था। मैं इधर उधर देख रहा था बस। तो पहली था मेरे 100 मीटर में तो मैं सेकंड आया। फिर उस्ताद ने बोला कि 200 मीटर भी करो। मैंने उसको बोला मैं 200 मीटर करता हूँ और इंशाल्लाह उसमें मैं फर्स्ट भी आऊँ। सही। अच्छा, आप ये बताएं कि फैक्ट्री में काम करने से लेकर प्रोफेशनल ओलंपिक्स और फिर मिनी ओलंपिक्स में शिरकत करना कितना चैलेंजिंग था, कैसा था? ये बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ और 12 घंटे ड्यूटी के बाद बस फिर मैं डायरेक्ट आता हूँ, नहाता हूँ, फिर 1 घंटा 2 घंटे इसके लिए निकालता हूँ रनिंग के लिए, क्योंकि इधर जो बहुत सा कंपटीशन होते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं। तो बस इस तरह मैं सब कुछ अटेंड कर सकता हूँ। बहुत टफ रूटीन, और इसके अंदर जाके हम अपनी नॉर्मल रूटीन में चीज़ें नहीं कर सकते। आप अपने काम के साथ ही कर रहे थे,
बहुत हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस फॉर पाकिस्तान। ये बताएं कि जिन मुकाबलों में आपने शिरकत की है, ये मुकाबले ये जो 5 डिफरेंट टाइटल्स हैं, ये क्या डिफरेंट लैब्स थे, डिफरेंट किस्म के कॉम्पिटिशन्स थे, क्या था? जरा इन 5 के हवाले से हमें बताइए। सर पहले हमने 100 मीटर किया, उसके बाद मेरा 400 मीटर था वो भी किया, और इसमें तकरीबन 20-20 और 15-15 मिनट रेस था। फिर डायरेक्ट 100 मीटर किया, इसके बाद 400 मीटर किया, फिर इसके बाद 200 मीटर किया डायरेक्ट, उसके बाद रिले थे और रिले में भी अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड आया। फिर लॉन्ग जंप था, लॉन्ग जंप भी थर्ड आया। तो ये 5 मेडल मैंने इस तरह जीते 3 घंटे के अंदर अंदर। और इसके बाद मैंने 2 घंटे सफर भी किया था इसके लिए बस में, और मतलब दिन भी पूरा नहीं था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह फिर जुनून और जज्बा, जब मैं एक बार ट्रैक में आता हूँ ना और फिर बस एक बार बैठता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। मुझे एक बात है डायरेक्ट सा, फिर मैं कुछ भी नहीं देखता, बस फिर सिर्फ ट्रैक पर ध्यान देता हूँ, तो बस ये ट्रैक है। और ये मैं वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन आपको बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया आपने एक्सप्रेसो को ज्वाइन किया, और अल्लाह करे आप ऐसी अचीवमेंट्स करते रहें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये वक्त मुख्तसर इसलिए हमारे पास है, हम हबीब से और भी बात करते हैं, बिकॉज हमारे पास एक ब्रेकिंग है और वो ब्रेकिंग आप तक पहुंचानी जरूरी है। इफ यू आर क्रिकेट लवर एंड यू वेटिंग कि पाकिस्तान जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलेगा उसके लिए 17 रुकनी स्क्वाड कौन सा होगा, ऐलान कर दिया गया है। क़यादत शान मसूद करेंगे, दैट्स द ब्रेकिंग न्यूज। सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर हुए हैं। अनदर बिग स्टोरी, पहला टेस्ट 21 से 25 अगस्त तक रावलपिंडी स्टेडियम रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट कराची में 30 अगस्त से 3 सितंबर तक खेला जाएगा। टीम का ऐलान कर दिया गया है, शान मसूद को कैप्टन रिटेन किया गया है, जबकि सऊद शकील जो है वो नायब कप्तान होंगे। देखते हैं कि ये फैसला कैसा होता है। हमारे साथ इस वक्त इसी हवाले से बात करने के लिए जाहिद मकसूद साहब मौजूद हैं, उनसे जरा राय लेते हैं कि वो इसको कैसे देख रहे हैं। साहब थैंक यू वेरी मच। आप सीनियर तज्जियाकार हैं, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, ये जो ऐलान किया गया है? देखें, क्योंकि बांग्लादेश की टीम अब आने वाली है, बांग्लादेश के हालात की वजह से ताखीर हुई है, वहां प्रैक्टिस भी नहीं कर सकी। 21 को पहला टेस्ट मैच जो है शेड्यूल है रावलपिंडी में, और फिर उसके बाद दूसरा 30 को कराची में होगा। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए आएगी टीम, जबकि ए टीम उनकी इससे पहले आने वाली है शेड्यूल के मुताबिक। तो इस वक्त पीसीबी ने जो है 17 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान किया है, जबकि शाहीन टीम का भी ऐलान कर दिया गया है। 17 रुकनी जो टेस्ट टीम है उसमें जैसा कि आपने खुद कहा शान मसूद उसकी कप्तानी करेंगे। अहम बात यह है कि शाहीन अफरीदी पहले वाइस कैप्टन थे, उनकी जगह सऊद शकील जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है उनको नायब कप्तान मुकर्रर किया गया है। टीम में 2 विकेट कीपर शामिल हैं, सरफराज शामिल हैं जो कि तवक्को थी कि टीम में होंगे, और मोहम्मद रिजवान शामिल हैं। साइम अयूब जिनके और सिडनी टेस्ट में जिन्होंने आगाज किया था, कोई अच्छा आगाज नहीं था टेस्ट का, और फिर T20 में आपको याद होगा वर्ल्ड कप में भी शामिल थे, वहां भी उनकी मायूस कौन कारकर्दगी थी, उनको फिर चांस दिया गया है। साइम अयूब इसमें शामिल हैं। एक दफा मैं नाम दोबारा बता देता हूं, आमिर जमाल जो शामिल हैं, जो यूं कहना चाहिए कि टेस्ट टीम में हमारे पास इस वक्त सिर्फ एक ही ऑलराउंडर है, और बिल्कुल उनका मोहम्मद हारिस रऊफ की तरह का स्टाइल है, स्पीड भी तकरीबन वैसे ही है, लेकिन ये होता है कि वो एक अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, साथ बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन उनकी शमूलियत जो है फिटनेस से मशरूत है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा खेले, फिटनेस मसाइल का शिकार हो गए थे। मोहम्मद हुरैरा जो डोमेस्टिक पिछले साल बहुत अच्छा खेले, इस दफा भी अच्छा खेले, और शोएब मलिक के भतीजे हैं, सियालकोट से उनका ताल्लुक है, उनको शामिल किया गया है। और फिर इसके बाद मोहम्मद अली जो डोमेस्टिक के नंबर 1 थे, जिन पे तनकीद भी हो रही थी बोर्ड पे कि T20 में क्यों नहीं शामिल किया गया, फास्ट बॉलर हैं, उनको शामिल किया गया है। आमिर जमाल के साथ फिर अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग पे आएंगे, लेकिन अहम बात यह है कि बड़े अरसे से जो मुस्तकिल एक ओपनर साथ चल रहे थे उनको ड्रॉप कर दिया गया है, वो है इमाम उल हक। अब्दुल्ला शफीक लगता है शान मसूद के साथ ओपनिंग पे आएंगे। स्पिनर में इब्रार अहमद पे भरोसा किया गया है। बाबर आजम जाहिर है टेस्ट टीम का लाजमी हिस्सा है। कामरान गुलाम है। खुरम शहजाद बहुत अच्छा खेले, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनको फिर चांस दिया गया, आपको याद हो गई अनफिट हो गए थे। मीर हमजा शामिल हैं, सलमान अली आगा, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह। ये 17 रुकनी स्क्वाड है जिसका ऐलान किया गया। ठीक है, तो जाहिर साहब यही टीम का ऐलान मुतवक्किल था, या फिर आपको लगता है कि इससे बेहतर टीम जो है वो इस सिलेक्शन जो है वो हो सकती थी? देखें, बेसिकली जो हाल ही में तनकीद हो रही थी, जिसका जिक्र भी हो रहा था और बार बार सर्जरी का भी कहा जा रहा था कि होगी टीम में औकात पे चाड़ होगा, कई प्लेयर बाहर बैठेंगे, वो T20 स्क्वाड के बारे में था। वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस की बेस पे बात की जाती थी, और इसके बाद जो है या वनडे दोनों है, क्योंकि वनडे और T20 अब है नहीं। नवंबर में पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया जाएगी, फिर उसमें देखना होगा क्या चेंजेस आती हैं, किसको बाहर बिठाते हैं, किसको अंदर बिठाते हैं। तो अभी तो फिलहाल जो है टेस्ट स्क्वाड है, तो मेरा ख्याल है मुनासिब स्क्वाड है, क्योंकि 2 विकेट कीपर भी इन्होंने ले लिए हैं। अब देखना ये होगा सिलेक्शन कमेटी ने क्या मोहम्मद रिजवान
अगले 2 साल या 3 साल टीम में खेल सकते हैं, काम आ सकते हैं। इसमें जो लास्ट पाकिस्तान ने टेस्ट खेला था उसमें साजिद खान शामिल थे, हसन अली जो है वो अपने फिटनेस मसाइल की वजह से, और वसीम जूनियर ये कहा जा रहा है कि उनके फिटनेस मसाइल नहीं थे इसलिए टीम में उनको शामिल नहीं किया गया। तो नए चेहरे तो नजर आते हैं इस टेस्ट स्क्वाड में, और होना भी चाहिए था क्योंकि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के पेस अटैक को लेकर जो आप बात कर रहे हैं, एक आमिर जमाल ऑलरेडी उनको फिटनेस के मसाइल हैं, नसीम को भी फिटनेस के मसाइल हैं, दो क्या वो फिट हुए हैं, इंजरी से वो रिकवर किए हैं, लेकिन ये लंबी क्रिकेट है, 5 दिन खेलना है, बहुत ज़्यादा ओवर्स हैं। तो आपको लगता है कि जो पेस अटैक हमने चूज किया है फॉर द टाइमिंग काफ़ी है, या कोई एक और चॉइस हमारे पास होनी चाहिए थी इसको लेकर? लगता देखें हसन अली जो है अनफिट है, उनको शामिल नहीं किया गया, लेकिन नसीम शाह तो अब खैर फिट हैं, और आपको याद होगा T20 में भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन महदूद ओवर्स में 4 ओवर तो बहुत अच्छे किए थे। लगता है ऐसा कि हो सकता है नसीम शाह या शाहीन अफरीदी को दोनों को एक साथ एक टेस्ट में शामिल ना करें, इनमें से एक को शामिल किया जाए। अगर अमर जमाल अनफिट हो जाते हैं तो उनके साथ मोहम्मद अली मौजूद हैं, फिर आपको पता है मीर हमजा जो लेफ्टी हैं अच्छी गेंदें करते हैं, सलमान अली आवा इनके पास एक अच्छा ऑप्शन है। तो मेरा ख्याल है उनको चांस देना चाहिए था, चांस देने के लिए उन्होंने जो है जी। अच्छा, ये जो शॉर्टर फॉर्मेट में हम थोड़ा सा कैप्टनसी को लेकर तजब्जुब का शिकार हैं क्रिकेट बोर्ड खास तौर पे, अभी जो शान मसूद का इंतखाब है टेस्ट क्रिकेट के लिए, आपके ख्याल में क्या ऐसा कोई इम्पैक्ट हम देख सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पे इनको कैप्टन रिटेन किया गया है, वहाँ पे जो शॉर्टर फॉर्मेट के पहले हमारे कैप्टन है बाबर, उनको भी रिटेन किया जा सकता है? क्या आपको PCB का मोहसिन नकवी, वकार यूनुस का ऐसा माइंडसेट भी लग रहा है? देखें इमरान, अभी तक जो हमारी इतलात हैं या हमारे सोर्सेज हैं, अभी तक वो वनडे या T20 के कप्तानी के बारे में ना सोच रहे हैं, ना ज्यादा फाड़ बुझाड़ करना चाहते हैं। फिलहाल उनके नजदीक टेस्ट था, क्योंकि अगर टीम T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती है, आपको याद होगा जब बाबर आजम को दोबारा उन्होंने ये मसनद सौंपी या उनको कप्तान मुकर्रर किया, तो ये किस्म की इतलात भी आ रही थी, हो सकता है टेस्ट टीम का कप्तान भी बाबर को बना दिया जाए। लेकिन शान मसूद को उन्होंने बरकरार रखा है, क्योंकि शान मसूद के बारे में उनकी कप्तानी, और आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में टीम वो टेस्ट सीरीज हार गई थी, लेकिन अच्छी कप्तानी की थी शान मसूद ने, प्लेयर्स भी उनसे मुतमना थे, शान मसूद को उन्होंने नहीं छेड़ा। अब देखना यह है कि नवंबर में जब आता है तो किस हद तक बाबर आजम पर एतमाद करते हैं, क्योंकि मिली जुली राय पैदा की सामने आती है। और माजी में एक चीज जो अच्छी नहीं भी हुई कि जिसको वाइस कैप्टन बनाते थे उसको कप्तान नहीं बनाया जाता था। मोहम्मद रिजवान वाइस कैप्टन रहे, शाहीन अफरीदी को थोड़ी देर के लिए कप्तान बनाया तो वाइस कैप्टन से फारग कर दिया। अब सऊद शकील का तजर्बा किया कि नौजवान है और टेस्ट टीम में तकरीबन मुश्किल जगह है सऊद शकील की। राइट। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट जाहिद मकसूद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें आगाह भी किया और साथ साथ अपना एनालिसिस भी हमारे साथ। शान मसूद कैप्टन करेंगे पाकिस्तान की टेस्ट टीम को, और सऊद शकील उनके साथ असिस्ट करेंगे एज वाइस कैप्टन। पाकिस्तान की 17 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया है। आई एम ग्लैड टू सी कुछ नए चेहरों को जिन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया उनको चूज किया गया है। वी होप के अच्छे प्लेयर्स हमारे पास आए, अच्छी सीरीज हम खेलें। दूसरी ने बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेशी जो क्रिकेट बोर्ड है उसके सारे जो काम है वो तकरीबन फरार हो गए, ये भी खबरें, और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जिनकी कुछ पॉलिटिकल एफिलिएशंस थी वो भी बड़ा मुश्किलात का शिकार है। सो बांग्लादेश टीम के लिए ये ट्रिप आसान नहीं होगा, एक जाहिर बात है जहनी तौर पे जो एक chaos की सी सूरत हाल है बांग्लादेश के अंदर। बहरहाल देखते हैं, वी एक्सपेक्ट सम गुड क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको ये भी पेशकश की थी कि अगर आप प्रैक्टिस का आपको इशू है तो आप हमारे यहाँ आके ट्रेनिंग या प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो देखते हैं कैसी सीरीज होती है। बहरहाल टीम हमारे सामने आ गई। एक्सप्रेसो में वक्त एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। अब तस्करा फातेह लक्ष्मीपुर मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का, जिनका आज 66वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। मेजर तुफैल मोहम्मद 22 जून 1914 को इंडियन पंजाब के इलाके होशियारपुर में पैदा हुए। DAV कॉलेज जलंधर से तालीम हासिल करने के बाद 1941 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से फारग तहसील होकर इंडियन आर्मी में कमीशन हासिल किया। 1947 में आज़ादी के बाद पाक फौज की पंजाब रेजिमेंट में शामिल हुए। जुर्रत और बहादुरी की दरख्शा मिसाल मेजर मोहम्मद तुफैल को अगस्त 1958 में लक्ष्मीपुर में घुसकर आने वाली भारतीय फौज के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म मिला। मेजर तुफैल मोहम्मद ने 7 अगस्त 1958 को दुश्मन की चौकी पर सिर्फ 15 गज के फासले से जवामर्दी से हमला किया। दुश्मन की जवाबी फायरिंग से मेजर तुफैल शदीद जख्मी हो गए। उसके बावजूद वो आगे बढ़ते रहे। उन्होंने एक दस्ती बम फेंककर दुश्मन की मशीन गन को नाकारा बना दिया। मादरे वतन का ये बेटा दुश्मन के सामने चंद गज के फासले पर बहादुरी के साथ सीसा पिलाई दीवार बना रहा और जामे शहादत नोश किया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का मज़ार बूरेवाला के करीबी इलाके तुफैलाबाद में मौजूद है। मेजर तुफैल शहीद, उनको हम और उन समेत हर शहीद को जिसने पाकिस्तान के लिए, अपने वतन के लिए, अपने कॉज के लिए जान दी, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए ढेर सारी दुआएं। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद
दूसरे हिस्से में खुशामदीद। महंगाई और IPPs के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना, जिसका तस्करा हमने अपने प्रोग्राम के आगाज में भी किया, 13वें रोज भी जारी है और कामयाबी से जारी है, ये कहा जा सकता है। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात ताहाल बेनतीजा रहे हैं और जो मुतालबात रखे हैं जमात इस्लामी ने हुकूमत के सामने, वो अभी तक मंजूर नहीं हुए। और इस पर अब जमात इस्लामी का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि दीगर शहरों में भी हम धरना करेंगे। अमीर जो जमात इस्लामी है हाफिज़ नईम उर रहमान साहब, उन्होंने पेशकदमी का ऐलान किया, कहा कि 8 अगस्त को धरने के शुरका आगे बढ़ेंगे, 11 अगस्त को लाहौर, 12 को पेशावर और फिर एक बड़ा धरना और जलसा वहां पे होगा। 14 अगस्त के बाद अगर मुतालिबात तस्लीम नहीं होते तो मुल्क गिर हड़ताल की जाएगी। उन्हीं की ज़बानी जरा सुनिए और फिर इस पे मजीद बात करते हैं। मैं दोनों से कह रहा हूं, बड़ी तादाद में इस धरनागाह में शिरकत कीजिए और इंशाअल्लाह जब हम मार्च करेंगे, लाखों की तादाद में आगे बढ़ेंगे, तो फिर यह हम पर मुनहसर होगा कि कोई रुकावट आएगी तो उस रुकावट को कैसे हटाना है और कैसे आगे बढ़ना है, यह फैसला ये धरने वाले करेंगे। इसलिए अगर हुक्मरानों ने यह समझा है कि वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करके हमें थकाएंगे, तो ये बात समझ लें कि ये थकने वाले लोग नहीं है। अब रोज बड़ी तादाद में हमारी माएं बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, ये अपने बच्चों के साथ शिरकत करती हैं और इस बात का ऐलान करती हैं कि हम अपने इन बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना वक्त यहाँ पर लगा रहे हैं और अपने मौक़िफ़ से पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। और बात की जाए तो रात गए हुकूमत की मुज़ाकराती टीम और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी हुआ, जिसमें दीगर हुकूमती टीम के साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक हुए और मुज़ाकरात के बाद गुफ्तगू करते हुए अताउल अतार ने यह कहा कि बातचीत मुस्बत अंदाज में हुई है और मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। बुध को दोबारा बैठने का फैसला किया है, जिसमें मामलात को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत के सामने अपना मौक़िफ़ रख दिया है, अब हुकूमत ने कल तक तहरीरी जवाब देने का वक्त मांगा है। हमारे धरने का जो अव्वलीन मकसद है वो आवाम को रिलीफ दिलाना है और हम अपने आइंदा लाहे अमल के हवाले से फैसला करने में बिल्कुल आज़ाद हैं। और इस हवाले से हमने मदू भी किया लियाकत बलोच साहब को, नायब अमीर जमात इस्लामी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। ज़रा उनका मौक़िफ़ जान भी लेते हैं, भी पूछ लेते हैं कि इंटरनली क्या सिचुएशन चल रही है मुज़ाकरात को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका मोहतरम लियाकत बलोच साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और आपको सुबह खैर भी। हमें थोड़ा सा बताइए हमारे देखने वालों को भी, अब तक बात क्या हुई है, क्या बिल्कुल बात आगे नहीं बढ़ी या कुछ नुकात पे बात हुई है, क्या रिस्पांस आया है? जरा ताज़ा तरीन सूरत हाल तो हमारे सामने पहले रखिएगा प्लीज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें आपके सामने है कि आज 13वां रोज है जमात इस्लामी का धरना। जी, तो जमात इस्लामी का कोई अपना एजेंडा नहीं है, ये अवाम के मसाइल हैं, अवामी एजेंडा है। इसी बुनियाद पर हुकूमत ने पहले मरहले पर खुद राब्ता किया था कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, फिर वो हमारे धरने के स्टेज पर भी वज़रा तशरीफ लाए। हाफिज नईम उर रहमान साहब ने मुज़ाकरात की पेशकश कबूल की और उसके बाद अब तक हमारे 3 राउंड हो चुके हैं। जी, दरमियान में कहीं कमेटी लापता हो गई थी, गायब हो गई थी, अदम दिलचस्पी का इजहार कर रही थी, लेकिन धरने का भी जोश खरोश बढ़ता जा रहा था। कल जो है कि फिर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने, वजीर इत्तलात जनाब अताउल अतार साहब ने मेरे साथ राब्ता किया और हमने अपना मशवरा किया और उस मशवरे की बुनियाद पर जो है ये फिर रात को हमारी मुज़ाकराती टीमों का तीसरा इजलास हुआ। अच्छा। उसमें वफाकी वज़रा भी थे और उनके टेक्निकल कमेटी के लोग भी थे। हमने उन्हें वाज़े कहा कि भी देखें अब ये जो बिजली के बिल हैं इनको अदा करना पाकिस्तान के अवाम के लिए मुमकिन नहीं। ठीक बात है। और इसी तरह जो पेट्रोल कीमतें बढ़ाई जाती हैं, फिर ये बिजली का बिल और पेट्रोल की कीमतें दो आतशा हो जाती हैं, इससे अफरात ज़र बढ़ता है, कुव्वत खरीद खत्म होती है, तजारत सनत और ज़राअत बिल्कुल ज़बूं हाली से दो चार है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। अब इन चीज़ों का अवाम हल चाहते हैं, रिलीफ चाहते हैं। फिर ये है कि जो तनख्वाहदार तबका है उनके साथ जो रविश रखी गई है कि पहले भी टैक्स उन्हीं से लिया जाता है, मजीद उन्हीं पे बोझ बढ़ा दिया है। अब हर दफ्तर में उनके लिए बदमाएं हैं
ठीक। और बुरी बातें हैं। ठीक है, एक सवाल की इजाजत का भी दीजिएगा मामला इस जी। सवाल इसमें जी, ये कि क्या महज ये एतराज़ात ही हैं जो जमात इस्लामी के पास हैं, या ऐसा कोई फार्मूला भी है जो आप दे रहे हैं? इन एक्सपर्ट से बात हो रही है रात को भी जी। मैं कुछ सुन रहा था वुज़रा को, और कुछ वुज़रा का ये कहना था लियाकत बलोच साहब कि हमारे पास क्वेश्चन है नहीं, वरना हमारे अपने बिल्स इतने ज्यादा आ रहे हैं, हल्कों में लोग हमसे सवाल करें, लेकिन हुकूमत के पास कोई मार्जिन है नहीं रिलीफ देने के लिए। तो क्या आपने कोई फार्मूला भी दिया है उनको, या सिर्फ एतराज़ात है आपके? इसी तरह IPPs का इशू है, खुद हुकूमती और गैर तरक्याती अखराजात हैं और जो मराहत हैं, मुफ्तखोरी है, वो भी एक कौमी खजाने पर बड़ा बोझ है, अवाम में नफरत पैदा कर रहा है। हमने उनसे कहा कि जो बिजली का बिल है, जो उसकी असल लागत है, वही आप सार्फिन से वसूल करें। ये महज घरेलू सार्फिन नहीं, अगर तजारती या सनती बिजली भी महंगी होती है तो उससे भी माशी सर्कल रुकता है। अगर माशी सर्कल चले तो हुकूमत को वसाइल भी मिलेंगे, रेवेन्यूज भी मिलेंगे। उसकी दो चीजें हैं, एक तो ये जो IPPs की कैपेसिटी बिलिंग है, ये एक ज़ाहिर कातिल है, बंदा बना हुआ है। इसको आप हकीकी सतह पर लेकर आए और जो नाकारा और नाकिस मुआहदे हैं उनकी इस्लाह करें, इससे भी उन्होंने इत्तफाक किया। दूसरा ये है कि भी ये सूद की शरह है जो इतनी हायर साइड पर है, 2.5% तक हुकूमत ने कम किया है। अगर इसको मजीद 8 से 9% तक नीचे ले आए तो ये जो सर्कुलर डेट है और हुकूमत पर बोझ होता है अदायगियों का, वो तकरीबन निस्फ रह जाएगा। अच्छा। और जो निस्फ आपके पास बचेगा उसकी बुनियाद पर आप आवाम को रिलीफ दे सकते हैं, उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। आवाम के अंदर इत्मीनान होगा तो इस्तेकाम भी आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, और पोलिटिकली भी लोगों के अंदर एक उम्मीद पैदा होगी। है, बिल्कुल सही। अगर ये नहीं होगा तो सूरत हाल हमारे सामने ही है। तो लियाकत बलोच साहब, जिस तरह से अभी तक हमने देखा है कि मुज़ाकरात का अभी तक जो है कोई नतीजा नहीं सामने आया, बेनतीजा खत्म हुए, आज चौथा दौर होना है, कितना नतीजा खेज होगा आज का दौर, और कौन कौन से ऐसे नुकात हैं जिन पर ये कह लें कि जमात इस्लामी का और हुकूमत का डेडलॉक अभी तक बरकरार है, और किन पर इक्तफा हो गया है हुकूमत के साथ? देखें, जो 4 नुकात हैं जिसमें बिजली की बिलिंग है, तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों पर जो अज़ाफ़ी टैक्स है, इसी तरह जो वफाकी हुकूमत के सुपुर्द है कि भी वो बड़े लैंड होल्डर्स और जागीरदार हैं उन पे इनकम टैक्स की आयद करें, और IPPs का जो है उसकी नजरसानी और उसकी जांच पड़ताल करें। उन्होंने बुनियादी तौर पर, असूली तौर पर इन चीजों से इत्तफाक किया है। फिर मैंने उनसे वाइंड अप करते हुए ये कहा कि ये ज़बानी कलामी नहीं है, आप अपना पूरा मौक़िफ़ जो है कि वो तहरीरी तौर पर दें, और आज हम अपनी इंटरनल मीटिंग करेंगे। अगर उस पर कोई हमारा इत्मीनान हुआ तो हम आपको आगाह कर देंगे। ठीक है। दूसरी सूरत यही है कि अगर वज़रा तशरीफ लाना चाहें तो धरने की जगह पर तशरीफ ले आए। अच्छा, ये जो वहाँ बैठ कर भी आपने जो सीरियसनेस की शुरू में बात की है, जी जी लियाकत बलोच साहब, ये जो वफ्द की तश्कील है हुकूमत की, हमें तो इससे कम से कम सीरियसनेस, कम से कम अपने तौर पे कहूँ तो नज़र इसलिए नहीं आती क्योंकि इसमें अवैस लगारी साहब भी हमें अभी नज़र आए हैं जो बिजली के मामलात को देखते हैं। कोई माशी एक्सपर्ट ऐसा जो हुकूमत की माशी टीम का हिस्सा है वो आपके पास नहीं चल के आया कि वो कोई सीरियसनेस उस तरह की नज़र आए। और दूसरा, जिस तरह के आपने कहा कि IPPs के साथ मुआहदे को रिविजिट किया जाए, हुकूमत ये कहती है कि इसके अगेंस्ट सॉवरन गारंटीज दी हुई हैं हमने, जिनको हम छेड़ नहीं सकते, अगर हम छेड़ेंगे तो मामलात और ख़राब होंगे, और कुछ ऐसी माजी में मिसालें भी हमारे पास हैं। तो फिर इसका तो कोई हल बज़ाहिर हमें निकलता नजर नहीं आता, ऐसा लगता है। तो ये नहीं, हल हमने बताया है कि भी IMF की जो सख्त तरीन शराइत है उससे भी हमारा इख्तिलाफ है, लेकिन उसने जो शराइत के अंदर ऐसी चीजें रखी हैं कि जैसे IPPs पे नजरसानी करें, आप गैर तरक्याती अखराजात की कमी करें, आप जागीरदारों पर और बड़े लैंड होल्डर्स पर टैक्स आयद करें, और जो अपनी हैं तो इसी में ही मौजूदा सख्त फिस्कल पोजीशन में भी
आवाम को रिलीफ मिल सकता है। हमने इन सारी चीजों की निशानदेही की है, लेकिन अब ये एक माइंड सेट है, ये आदत हैं जो भी हो चुकी हैं, लोग उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और वो चाहते हैं। अब थोड़ा सा आगे वक्त चुके कब है, हतमी तौर पे हमें बताइए कि आपका लाएअमल क्या है, क्योंकि कोई सरकार नहीं। अब तक तो लोगों ने आपको रिस्पॉन्ड किया है और आम लोग भी आपके धरने में आ रहे हैं, लेकिन मुतालबात चूंकि सख्त हैं, हुकूमत के लिए मुश्किल भी बज़ाहिर नजर आते हैं। आपका लाएअमल क्या है, आप कहाँ तक जाना चाहेंगे, कहाँ तक जाएगी जमात इस्लामी इस सूरत हाल को लेकर आगे? देखिए ना जी, हमारे पास तो जो है कि पुरअमन एहतजाज, जमहूरी मुज़ाहमत और अवाम के जज्बात की तर्जमानी, यही हमारी ताकत है। और हम समझते हैं कि पुरअमन एहतजाज ही अवाम की ताकत होती है और हुकूमत वायलेंस के अंदर जो है कि फवायद उठाती है और लोगों को रास्ते से हटाती है और अवाम अपने हकूक से महरूम रहते हैं। लेकिन हमारा पुख्ता यकीन है और हमारी कमिटमेंट है, हम पुरअमन भी रहेंगे, बावकार भी रहेंगे और अवाम के मसाइल को भी उजागर करते रहेंगे। और इसी तरीके से पूरे मुल्क में अवाम ने जो हमारी तायद की है, उन्हें मुतहर्रिक करने के लिए अपना अच्छा, अमूमी तौर पर लियाकत बलोच साहब, ऐसे जो मुजाहरे होते हैं या धरने होते हैं पुरअमन नहीं होते हैं, लेकिन बाद सर्कमस्टांसेस उनको खुदा न खास्ता पुरतशद्दुद बना देते हैं। रिसेंटली हमने बांग्लादेश की एग्जांपल देखी है, वहाँ पे भी ये पुरअमन मुजाहरे शुरू हुए और फिर वो पुरएहतजाज हुए, पुरतशद्दुद हुए और फिर नतीजा उसका ये निकला कि वहाँ पे हुकूमत बदल गई, उनकी वज़ीर आज़म को वहाँ से निकलना पड़ गया। तो आने वाले वक्त के अंदर अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते और आपको एहतजाज करना पड़ता है, तो क्या आप अपने मुतालबात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे या आपको टाइम लाइन है आपके माइंड में? लियाकत बलोच साहब, लियाकत बलोच साहब की कॉल ड्रॉप हो गई है, हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वक्त की भी कमी है तो शायद हमारा रब्ता दोबारा ना हो पाए। लेकिन किसी और नशिस्त में हम ये ज़रूर जान, क्योंकि इस वक्त जिस तरह के सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, अवाम तो बहुत पिस्ड ऑफ है, अवाम के और ख़ास तौर पे मिडिल क्लास तबका जो है वो कुछ नहीं कर पा रहा है। मैंने ये सवाल अक्सर इस प्लेटफॉर्म से लोगों के सामने रखा है कि अवाम के पास ऑप्शन क्या है, दे गॉट नो ऑप्शन अदर देन के बिल ज़्यादा आ गए हैं, तो वो बेचारे अपनी चीज़ें बेचें, अपनी बेटियों के जहेज़ के लिए जो पैसे रखे हैं वो बेचें, जेवर बेचें, हाँ, और फिर जाके उसके बिल पे करें। लेकिन एक महीने का बिल पे कर दिया तो अगले महीने का क्या होगा? तो मेरे ख्याल में जमात इस्लामी की जो मुतालिबात है कि हुकूमत अपने खर्चे कम करे, जागीरदारों या उन लोगों पर टैक्स लगाए जो टैक्स नहीं देते, दीज आर द राइट थिंग्स अगर ये हों, लेकिन फिल वक्त इस पर कोई डेवलपमेंट हमें होती नजर नहीं आती। देखते हैं आज का चौथा दौर जो है उसमें क्या पेशरफ्त होती है। बिल्कुल, आज का दौर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही एक्सप्रेसो में वक्त है ब्रेक का। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज के सेगमेंट माइंड मैटर्स में डॉक्टर कमल खालिद बात कर रही हैं ओलंपिक्स के आगाज़ और तारीख के बारे में। क्या गुफ्तगू हो रही है, आइए देखते हैं। मैं हूं डॉक्टर कमल खालिद और शहर में बल्कि दुनिया में शोहरा है आजकल ओलंपिक्स 2024 का। और ये ओलंपिक्स जो हैं वो पेरिस में हो रहे हैं और पेरिस का मतलब है कि फ्रांस में हो रहे हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो मॉडर्न ओलंपिक्स हैं जिसको कि आज मैं आप हम सब मिलके इतना एंजॉय करते हैं, ये मुमकिन ही नहीं थे अगर फ्रांस ना होता। तो आपको ये बात शायद कुछ हैरत की लगेगी, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले क्या ख्याल है आज हम कुछ ओलंपिक्स के बारे में बात कर लें। तो ओलंपिक्स का आगाज़ जैसा कि हमारी मेजॉरिटी लोग जानते हैं कि यूनान से होता है। यूनान के बारे में एक बात ये जहन में रखिए कि ये वो इलाका था जो बहुत पहाड़ी इलाका था और उन्हीं पहाड़ों में एक बहुत खूबसूरत पहाड़ माउंट ओलंपस था। अब ये वो पहाड़ है जो कि उस इलाके के बुलंद तरीन पहाड़ों में से एक था और बहुत सारे वहाँ के जो लोकल आबादी थी, जो रहने वाले थे, क्योंकि ये लोग बुत परस्त थे, देवी देवताओं पे यकीन रखते थे, तो उनका ख्याल था कि जितने गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं वो सब के सब इस पहाड़ पे रहते हैं जिसको हम माउंट ओलंपस के नाम से याद करते हैं। और उनका सबसे बड़ा देवता ज़्यूस वो भी वहीं रहता है। और इसी पहाड़ की वैली में एक जो हमें कहानी सुनने को मिलती है वो बड़ी दिलचस्प है और वो कहानी हमें ये बताती है कि एक कुक था जिसका नाम था कोरोबुलस। कोरोबुलस जो है उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ शर्त लगाई और वो 600 फुट की दौड़ दौड़ा और ये जीत गया। आप सोच सकते हैं कि ये ओलंपिक गेम्स का नुक्ता आगाज़ था।
लेकिन इसके साथ ये याद रखिए कि ये वो इलाका है जहाँ पर के आउटडोर एक्टिविटीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा एनकरेज की जाती हैं। और फिर यहीं से 776 BC में 776 BC में ओलंपिक गेम्स का आगाज़ होता है। शुरू में 13 ओलंपिक्स जो होते हैं टिल 724 BC जो ये इनमें सिर्फ मुख्तलिफ़ किस्म की एथलेटिक रेसेस होती थी और कोई गेम शामिल नहीं थी, और वो मुख्तलिफ डिस्टेंसेस के साथ जो थे वो मिलकर दौड़ा करते थे और ये खेल हो जाया करता था। और ओलंपिक जो होता था वो सिर्फ एक दिन के लिए होता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी डेवलपमेंट होती गई, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, और ये डिसीजन डे वन ही से था कि गेम्स हर 4 साल के बाद होंगी। और जब ये 4 साल के बाद गेम होती थी तो एक वक्त ऐसा आया कि ये उस पूरे आप समझिए कि ख़त्ते की पॉपुलर तरीन गेम्स बन गई। यहाँ तक के जो एथलीट होते थे वो स्पेन और टर्की से भी उठ के वहाँ पर आते थे और आके कंपटीशन करते थे, और अपने पीक के दिनों में यहाँ पर 45,000 तक क्राउड जो था वो आता था, और वहाँ पे टेंट्स लगा के रहते थे और ये अपनी गेम्स को एंजॉय करते थे। वक्त के साथ साथ इसमें बॉक्सिंग, रेसलिंग और बहुत सारी गेम्स जो हैं वो ऐड ऑन होती चली गई। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये बेसिकली ज़्यूस की याद में तो था ही, लेकिन ये फ्यूनररी रिचुअल भी था कि यहाँ पे बैठ के अपने मरने वालों को याद किया करते थे, और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी जो है सेक्रीफाइसेस देते थे, और ख़ुसूसन बैल जो है वो यहाँ कुर्बान किया करते थे, और वो जो बैल होते थे उनका एक हिस्सा जो है वो चढ़ावा दे दिया जाता था और बाकी के साथ एक बहुत बड़ी फेस्टिविटी की जाती थी। और ये इस इलाके की एक रिवायत जो थी वो चली आ रही थी। एक और बड़ी दिलचस्प बात ये है कि यहाँ पर सिर्फ मेल एथलीट्स अलाउ थे, ख़वातीन को इजाज़त बिल्कुल नहीं थी, और ख़वातीन का जो इंक्लूजन है वो नामुमकिन बात समझी जाती थी। और ये जो मर्द एथलीट हैं इनके बारे में भी एक दिलचस्प बात बताती चलूँ कि इनमें से मेजॉरिटी जो थी वो बग़ैर लिबास के पार्टिसिपेट करते थे, और उनकी इसकी वजह जो थी वो ये थी कि इनका ये मानना था कि खुदा ताला ने की सबसे खूबसूरत क्रिएशन इंसानी जिस्म है। To celebrate the human body, they used to perform naked, और वहीं से ग्रीक लफ्ज़ जिम्नेजिया आता है, और जिम्नेजिया का लफ्ज़ एसोसिएट होता है न्यूडिटी से, और यहाँ से आपका लफ्ज़ जो है जिम्नेजियम ड्राइव हुआ है, जहाँ पर क्या आप में हम सब जाके एक्सरसाइजेस करते हैं। जैसे कि मैं बात कर रही थी कि ख़वातीन को तो इजाज़त नहीं थी पार्टिसिपेट करने की, उसके बावजूद जो पहली हमें ख़ातून नज़र आती है जिसको कि अवार्ड मिला, जिसने कि जीता एथलेटिक, वो कायनिस्का था। कायनिस्का जो था वो ख़ातून थी, एक लोकल रूलर की बेटी थी। अब आप कहेंगे कि ख़वातीन तो पार्टिसिपेट नहीं करती थी, तो उसने कैसे जीत लिया? तो होता ये था कि इनमें चैरियट्स की रेस होती थी। उन चैरियट्स की रेस में रेस दौड़ाने वाले को अगर कोई जीत जाता था तो उसको इनाम नहीं मिलता था, बल्कि जिसके घोड़े होते थे उसको इनाम दिया जाता था। तो कायनिस्का जो है इसके घोड़े थे, चुनाचे ये पहली आप कह सकते हैं कि ओलंपिक जीतने वाली खातून थी। अच्छा, अब यहाँ एक और बड़े मज़े की बात है, जब ये लोग जीतते थे तो उसके बाद ये मेडल, ये इनामात, ऐसा कुछ नहीं होता था, बल्कि सिर्फ जैतून की शाखों से एक ताज वीव करके, रीत जिसको हम कहते हैं, तो वो दे दिया जाता था, और यही बहुत बड़ा इनाम होता था। लेकिन वो शख्स जो एथलेटिक्स जीतता था या ओलंपिक्स को जीतता था वो अपने इलाके में बहुत पॉपुलर होता था, और उसको ये ऑप्शन दी जाती थी, अगर कोई बहुत सारी रेसेस जीत रहा है और बड़ा सक्सेसफुल है, कि वो माउंट ओलंपस पे अपना एक अदद मुजस्समा बनवा के लगवा सकता था। सो उसको खुदाओं की बराबरी का दर्जा दे दिया जाता था, और लेकिन ये बहुत कम लोग कर पाते थे क्योंकि मुजस्समा बनाना कोई इतना सस्ता काम तो था नहीं। तो यहाँ से ये एक सिलसिला चलता है। एक और दिलचस्प बात मैं आपको ये बताऊँ कि ज़्यूस की वाइफ हेरा, यानी देवता ज़्यूस और देवी हेरा जो है वो उसके साथ एसोसिएटेड रही है हमेशा। और ख़वातीन ने, क्योंकि ज़ाहिरी बात है डिप्राइवेशन थी भाई कि मर्द तो जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं ऐसी गेम्स कर सकते, तो उनके नाम के साथ
हेराइन गेम्स इंट्रोड्यूस हुई जिसमें कि सिर्फ ख़वातीन पार्टिसिपेट करती थीं और वो जीतती थीं और उनके बहुत सारी इसमें अचीवमेंट्स होती थीं। सो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा और तकरीबन 12 सदियों तक बड़ी कामयाबी के साथ ये होता रहा। लेकिन चौथी सदी बादस मसीह में एक बादशाह आता है थ्यूडीसियस के नाम से, तो उसने इन तमाम गेम्स के ऊपर बैन लगा दिया। ये क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करता था, मानता था, तो उसका ये कहना था कि ये पैगन गेम्स हैं, ये खिलाफ शरा खेले हैं, चुनाचे ओलंपिक्स जो हैं उनको फिर बंद कर दिया जाता है। अब ओलंपिक्स बिल्कुल निकल गए, इनका कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा। और बड़ी दिलचस्प बात एक और मैं ये आपको ऐड ऑन करती चलूँ कि 1503 साल के बाद 1896 में ओलंपिक्स वापस आते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि 1500 साल के गैप के बाद उनको वापस जो है वो दुनिया में लाया जाता है और उनको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये आइडिया फ्लोट करने वाला एक फ्रेंच शख्स था जिसका नाम था पियर डी कॉबरेटन। पियर डी ने ये जो एक कॉन्सेप्ट था ओलंपिक्स का अपने दोस्तों के आगे, अपने जानने वालों के आगे और उनके सामने रखा, तो दुनिया के 30 ममालिक के लोगों ने उसको सपोर्ट किया। पियर डी चाहता था कि ये ओलंपिक जो है फ्रांस में हो, लेकिन तमाम ममालिक के लोगों ने ये फैसला किया कि इतने लंबे गैप के बाद अगर हम ओलंपिक्स को लेके आएंगे तो इसके लिए एथेंस से ज़्यादा मुनासिब मकाम कोई नहीं है। चुनाचे एक फ्रेंच शख्स की काविशों से और उसके रिवाइवल की एफर्ट से दोबारा से ओलंपिक्स का अहया होता है और 1500 साल के गैप के बाद दोबारा ओलंपिक्स होते हैं और ये एथेंस में होते हैं जो कि बहुत कामयाब गए। और इसके साथ एक और दिलचस्प बात ये बताती जाऊँ, ओलंपिक टॉर्च का जो एक इंट्रोडक्शन है वो 1928 में होता है। लेकिन जिस वक्त ओलंपिक गेम शुरू हुई थी 776 BC में, तो मैंने आपको बताया कि पहाड़ी इलाका था, तो उन पहाड़ों में एक अलाव रोशन कर दिया जाता था और जो इर्द गिर्द के स्टेट्स के लोग थे जो पहाड़ियों के पार रहते थे, तो वो रात को उस आग की रोशनी से समझ जाते थे कि अब ओलंपिक्स शुरू हो गए हैं, और जब गेम ख़त्म होती थी तो वो उसको बुझा दिया जाता था। वही रिवायत दोबारा ले ली गई और फिर एक मुकम्मल जिसको रिचुअल जो है उसका आगाज़ होता है। अब उस रिचुअल की एक और बात मैं बताऊँ, हेरा का मंदिर है, ज़्यूस की वाइफ हेरा, उसका जो टेम्पल है वहाँ पर टॉर्च को ले जाके सूरज की शुआओं के साथ आग जलाई जाती है और उस आग को लेके तो पूरी दुनिया के ममालिक में फिरा जाता है। और ये जो टॉर्च रैली है इसका आगाज़ 1936 में होता है, उससे पहले ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये तमाम चीज़ें ओलंपिक्स के साथ जुड़ी हुई हैं और आप देखते हैं कि किस तरह इसका एवोल्यूशन हुआ। इसके अलावा इसके साथ और बहुत सी दिलचस्प कहानियाँ हैं। वक्त मिले, मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा, पढ़िएगा और सुनिएगा। लेकिन अगर आपका ये कुछ करने का मूड नहीं है तो कोई बात नहीं, ओलंपिक्स 2024 एंजॉय कीजिए जो कि फ्रांस में हो रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, ओलंपिक्स आज जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ फ्रेंच की वजह से है। शुक्रिया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा। आपने बजरंगी भाईजान देखी है मूवी? जी हाँ। उसका वो कैरेक्टर आपको सलमान वाला पसंद है? अच्छा, मैंने खबरों में ज़्यादा सुनी है, मैं को खास सलमान खान मूवीज़ पसंद नहीं करता, लेकिन उसकी स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त थी। वो रेस्क्यूअर टाइप एक भाई साहब होते हैं, तो हमने बजरंगी भाईजान एक और हमने रियल लाइफ एक निकालने की कोशिश की। पीपल कॉल हिम, वैसे तो वो अपने तौर पे आप हीरो हैं, वो खुद एक कहानी है, खुद एक दास्तान उन्होंने रकम की है। 16 भारतीय शहरियों की जान बचाई है इन्होंने। खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक है। आसिफ बशीर इनका नाम है। ये हज रज़ाकार है जी, बड़ी खूबसूरत, ये बड़ा अच्छा टाइटल है इनके लिए। और सख्त गर्मी आपको पता है इस दफ़ा पड़ी जब हुजाजे कराम की एक बड़ी तादाद की हालत ख़राब हुई, तो आसिफ भाई वहाँ पे थे और इन्होंने और इनके साथियों ने 26 ऐसे हुजाजे कराम थे जिनको रेस्क्यू किया, उन्हें मिना से हॉस्पिटल पहुँचाया, जिनमें से 9 लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं, दे कुडंट मेक इट टू द सर्वाइवल, लेकिन 17 लोग ऐसे थे जिनकी जान बची। उनमें से 16 ऐसे थे जिनका ताल्लुक भारत से था।
तो वहाँ पे कोई ऐसी डिस्टिंक्शन नहीं थी। आप इनकी तस्वीर भी देख रहे हैं दौरान हज, वहाँ पे कैसे ये सर्व कर रहे थे। इनकी खिदमात को न सिर्फ हम सराह रहे हैं बल्कि भारतीय हुकूमत ने सराहा और इनको हकीकी हीरो और बजरंगी भाईजान का टाइटल वहाँ पे मिला और पूरी दुनिया अब उन्हें मिना के फरिश्ते का लक़ब देती है। आई मीन ह्यूमन लाइफ को बचाना, एक इंसान को जिसने बचाया, हदीस मुबारक है कि उसने पूरी इंसानियत को बचाया। सो भारतीय कौंसल जनरल जद्दा इंडियन अवार्ड जीवन रक्षा के लिए भी आसिफ बशीर साहब को नामजद करेंगे, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ ये हमारे भाईजान पाकिस्तानी आसिफ बशीर साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आसिफ भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस और बहुत शुक्रिया आपने मैंने ज्वाइन किया। आप कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक्सप्रेस न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे जो है इनवाइट किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप प्लेयर सर। और आसिफ साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि माशाल्लाह आपने इतना बड़ा काम किया है और आप हुजाज की रज़ाकाराना खिदमत कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? आपको ये सादत नसीब हुई? अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ने जो है इस बार अपॉर्चुनिटी दी कि हज भी करना था और उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान का नाम भी ऊंचा करना था और ड्यूटी भी अपनी करनी। आसिफ भाई, हुआ क्या था? जरा थोड़ा सा हमें मंजर तो बताएं, क्या हुआ, कैसे आपकी नजर पड़ी, आप कैसे पहुंचे? थोड़ा सा मंजर कशी करें ना, क्या वाकया हुआ था ये? सर, ये आप मंजर कशी यही है कि जब आप 25 लाख लोगों का समंदर होता है और वो एक छोटे से 2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होता है और वहाँ पे जो है शदीद गर्मी होती है, तकरीबन ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, तो उसमें आपने जो है वो चलना भी होता है, शैतान को कंकरियां भी मारनी होती है। फिर तकरीबन एक दिन में आपने जब 27-28 किलोमीटर आप चल के वापस आते हैं और जो है वो 3 लाख खेमे होते हैं, उसमें आपने अपना खेमा जब ढूंढना होता है तो वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है जब आपकी एज जो है वो 60 प्लस हो, 70 प्लस हो। तो फिर बहुत से हुज्जाज जो है वो हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन की वजह से सारी बातें उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है या वो बेहोश अनकॉन्शियस हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं। तो फिर उनको जो है उधर कोई अटेंडेंट उनको नहीं होता, हर जो बंदा होता है वो अपनी उसके। तो मैं जो है ये यूथ को ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि अपने वालिदैन को जो है वो यानी अकेला ना भेजे वहाँ पे। अगर उनकी एज ज्यादा है तो जरूर उनके साथ कोई ना कोई जाए उनके साथ। जब आप गए होंगे डेफिनेटली वहाँ पे बहुत से लोगों की हालत गैर हो गई होगी, एज और बहुत शदीद गर्मी होती है, हम तो सोच भी नहीं सकते, वो बहुत तेज गर्मी है। तो क्या कॉन्वर्सेशन हुई आपकी वहाँ पे जब आप उन्हें रेस्क्यू कर रहे थे? कोई वाकया हमें बताएं जो आपको याद रह गया हो, किसी का कोई जुमला? बिल्कुल, वो यही था कि हमने जो है वो काफी लोग जो थे वो अनकॉन्शियस होकर गिरे हुए थे। तो फिर जब हमने ये सिचुएशन देखी तो पहले तो मेरे अपने हाथ पांव फूले जब इतनी लाशें देखी और वो देखी, लेकिन फिर हमने जो है वो डिसाइड किया कि जो है हर डिजास्टर सिचुएशन में 1-2 ही बंदे हीरो के तौर पे निकलते हैं और वही पूरी सिचुएशन को फिर संभालते हैं। तो फिर हमने जो है वो इंडिविजुअली जाके लोगों को चेक किया जिनमें थोड़ी सी जान बाकी थी, जो पानी जिनको दे सकते थे उनको हमने पानी दिया, जो ORS से हम बचा सकते थे उनको वो किया, और जो फिर ऐसे थे कि जो नहीं बच सकते थे या जो हॉस्पिटल जिनको जाने की जरूरत थी उनको फिर हमने जो है हॉस्पिटल जो है पहुंचाया। मैंने और मेरी टीम ने, सिर्फ मेरी ये काविश नहीं है, जितने भी वहाँ पे मैं ये है कि पाकिस्तान के जो मामलीन होते हैं, जो पाकिस्तान के जो स्टाफ होते हैं वॉलंटियर, वो सबसे ज्यादा होता है, बाकी मुल्कों के उधर डिप्लॉय नहीं होते। तो वो फिर हमने, और ये वाही जगह जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान यानी हमें जो है इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आपने इंडिया वालों की हेल्प, बल्कि सिर्फ इंडिया नहीं हर अपने हेल्प करनी। सही हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि जिस तरह से आपने बताया कि ज़्यादा वॉलंटियर्स जो हैं वो पाकिस्तानी होते हैं। भारतीय जो वजीर बराए अक़लियती उमूर हैं उन्होंने भी एक ख़त लिखा है आपके नाम, एक तो बताएगा उसमें क्या तहरीर है, जो नया टाइटल आपको बजरंगी भाईजान का दे रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, मैं इस पे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने एक्नॉलेज किया हमारी सर्विसेज को, और ये बहुत खुशी की बात होती है कि जब ऐसे मुल्क से आपको तारीफ मिले कि जिससे आपके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, तो ये बहुत फख्र की बात थी। आई थिंक आसिफ, ह्यूमैनिटी इज बियॉन्ड एवरी रिलीजन, एवरी कंट्री, एवरी बॉर्डर, और आपने भी तो वही ह्यूमैनिटी दिखाई, आपने भी तो उस वक्त मदद की लोगों की, तो हमें आप पे बहुत फख्र है। आपने जो हकीकी तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया, और हमें बहुत फख्र है, नॉट जस्ट बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग अ ह्यूमन एज वेल। इन द एंड आप कुछ भी कहना चाहें, लास्ट 30 सेकंड्स आप हमारे देखने वालों के लिए, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मैं यही कहना चाहूँगा यूथ को, जो मैसेज है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की यूथ को मैसेज है कि हम जो है हज जो जैसी इंपॉर्टेंट जो इबादत है उसको हमने उम्र के बिल्कुल आखिरी हिस्से पे रखा होता है, तो हम अपने पेरेंट्स को उधर अकेला भेज देते हैं। तो
मेरा वो यही मैसेज है कि बजाय हम शादियों पे जो इतना फजूल खर्ची करते हैं तो क्यों ना हम मलेशिया, इंडोनेशिया और टर्की की जो है वो एग्जांपल को फॉलो करते हुए यंग एज में जो है वो बहुत अच्छा मैसेज है। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको ऐसे ही तौफीक देता रहे, आपको बहुत अच्छे काम के लिए और आपने उसे खूबी के साथ किया। अल्लाह आपको ऐसे ही चुनता रहे और आप ऐसे ही करते रहे। और सब लोग जो हैं, ये तो कुछ हीरो सामने आ जाते हैं, कुछ अनसंग होते हैं जो सामने नहीं आते हैं, उन सबको हमारा ट्रिब्यूट है। आपने कमाल काम किया है और बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल है। खैर जी, इसी नोट के ऊपर हमने एक ज़बरदस्त किस्म के हीरो से आपकी मुलाकात कराई। वी बिलीव कि जो आप यहाँ पे देखते हैं कहीं और आपको देखने को नहीं मिलता होगा। प्रोग्राम का वक्त आज के लिए ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।